चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का शेड्यूल थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। वैसे गुड गवर्नेंस का टॉपिक हमें पढ़ना था, लेकिन प्लान में था कि ये बीपीएससी का पेपर हम कल डिस्कस करते आज गुड गवर्नेंस, लेकिन फिर उल्टा कर दिया उसे। आज हम बात करेंगे बीपीएससी मेंस हुआ है, अभी 65th बीपीएससी मेंस हुआ है। ऑप्शनल का पेपर अभी हुआ है 28 तारीख को। तो उसमें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर हुआ है आज उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप में से कई सारे लोग अभी ऐसे हैं जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कम पढ़ा है, लेकिन जितना जानते हैं, जितना बता सकते हैं तो पार्टिसिपेट करेंगे। अगर पहले अपने लेवल पे भी आपने पढ़ा है तो हम आज का जो ये क्लास होगा टू वे कम्युनिकेशन बेस ज़्यादा होगा। प्रश्न स्क्रीन पे होगा आपके सामने। आप पहले कोशिश कर सकते हैं बताने की कि क्या होगा उस प्रश्न का आंसर, लेकिन बहुत संक्षेप में, बहुत कहानी, बहुत विस्तार से नहीं, क्योंकि हमारे पास एक सवा घंटे का समय होगा जिसमें हम ये 12 प्रश्न हमें डिस्कस करने हैं। मतलब ऑन एन एवरेज 5 मिनट का समय एक प्रश्न के लिए हम लेके चलेंगे। उसमें आपको भी बताना है और फिर मुझे भी बताना है। तो बहुत संक्षेप में आप बताएंगे अपनी बात। अगर आप बताना चाहते हैं कि किस प्रश्न में क्या आंसर लिखा जाएगा तो पूरा आंसर मुझे नहीं सुनाएंगे, ना डिटेल पवेट पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे। बहुत संक्षेप में टू द पॉइंट एक तरह से फॉर्मेट बताएंगे आंसर का कि आप अपने आंसर में किन किन मुख्य पॉइंट्स को शामिल करेंगे, बहुत संक्षेप में। और फिर मैं आपको बताऊंगा अपनी तरफ से कि आपके आंसर में क्या क्या बातें शामिल होनी चाहिए। तो ये इस तरीके से ज़्यादा पार्टिसिपेटरी होगा या टू वे कम्युनिकेशन बेस्ड, लेकिन जैसा मैंने कहा कि बहुत सीमित शब्दों में आपको अपनी बात कहनी है, टू द पॉइंट, ताकि टाइमली हम अपना ये काम कर पाएँ। तो शुरू करते हैं। 65th बीपीएससी मेंस क्वेश्चन पेपर डिस्कशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल की हम बात करने जा रहे हैं। कुछ जो डायरेक्शन लिखे होते हैं पेपर में स्क्रीन पे यहाँ दिख रहे हैं आपको। सभी प्रश्नों के अंक बराबर हैं। ऑल क्वेश्चंस आर ऑफ इक्वल वैल्यू। प्रत्येक भाग से 3-3 प्रश्नों को चुनते हुए कुल 6 प्रश्नों के उत्तर देना है। आंसर 6 क्वेश्चंस इन ऑल, सेलेक्टिंग 3 फ्रॉम ईच सेक्शंस। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। सभी प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में छपे हैं। यदि हिंदी भाषा में कोई संदेह है तो अंग्रेजी भाषा को ही प्रामाणिक माना जाएगा। ऑल क्वेश्चंस हैव बीन प्रिंटेड बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी इन हिंदी वर्जन द इंग्लिश वर्जन शैल बी कंसीडर्ड ऑथेंटिक। एक ही प्रश्न के विभिन्न भागों के उत्तर अनिवार्य रूप से एक साथ ही लिखे जाएं तथा उनके बीच में अन्य प्रश्नों के उत्तर न लिखे जाएं। पार्ट्स ऑफ द सेम क्वेश्चंस मस्ट बी आंसर्ड टुगेदर एंड मस्ट नॉट बी इंटरपोज्ड बिटवीन आंसर्स टू अदर क्वेश्चंस। तो जनरल सी बातें हैं। इंग्लिश का हम ज़्यादा ऑथेंटिक मानते हैं वर्जन। कुल 12 प्रश्न होते हैं। आपको 6 के आंसर देने होते हैं, 3 के खंड 1 से, 3 के खंड 2 से। 300 नंबर का पेपर होता है। 6 प्रश्न मतलब 50-50 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है। ये देखिए स्क्रीन पे यहाँ प्रश्न शुरू है। शब्द नहीं लिखे होते हैं पेपर में, बस ये होता है कि आपको 50 अंक का एक प्रश्न है। 6 प्रश्न सॉल्व करने हैं, कुल 300 नंबर। जो पुराने अनुभव हैं उसके आधार पर सामान्यतः हम ये मान के चलते हैं कि जो 50 शब्द का प्रश्न है या फुल लेंथ प्रश्न है तो रफली आपको 500 से 600 शब्द में उसका आंसर लिखना चाहिए। एक जनरल स्टैंडर्ड आप देखेंगे, वो चाहे यूपीएससी हो, यूपी हो, बिहार या कोई अदर स्टेट हो, मेंस के एक पेपर में
3000 से 3500 शब्द लिखने की अपेक्षा की जाती है। 3000 से 3500 वर्ड ये एक ओवरऑल स्टैंडर्ड है। आप कोई भी मेंस 3 घंटे लिखते हैं तो इतने शब्द लिखने की अपेक्षा होती है आपसे। बस उसी आधार पे हम यहाँ अनुमान लगा लेते हैं कि 6 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। ऑन एन एवरेज एक प्रश्न आप 500 से 600 शब्द में लिखेंगे तो 6 प्रश्न का मतलब हो गया वही 3000 से 3500 शब्द। बीपीएससी वगैरह में थोड़ा ज़्यादा भी लिख देंगे तो बुराई नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। आप 4000 शब्द भी लिखाएंगे तो अच्छा है। कम से कम आपको 3500 शब्द लिखने चाहिए, मतलब एक प्रश्न के आंसर में 600 शब्द के आसपास तो आप लिखें तो ये अच्छा होता है। तो उसी आधार पे 600 शब्द हमने एक स्टैंडर्ड रखा है सारे प्रश्न में, और अंक 50 ये तो खुद बीपीएससी ने बताया है। एक एक करके प्रश्न देखें आप, और जैसा मैंने कहा तरीका होगा कि आप अगर बताना चाहते हैं उस प्रश्न के जवाब में कुछ इनपुट अपना देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, लेकिन बहुत संक्षेप में कहेंगे अपनी बात, और फिर हम आपको बताएंगे कि क्या आंसर आपको क्या लिखना है, क्या पॉइंट होने चाहिए आपके आंसर में। पहला प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने है, देखिए। पर्यावरण विज्ञान का संबंध संगठन और उसका वातावरणीय अंतर संबंध से है। चर्चा कीजिए। इकोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स एंड एनवायरमेंट। डिस्कस। कोई बताना चाहता है तो अपना ऑडियो ऑन करेगा, बताएगा, और फिर अपना ऑडियो ऑफ कर लेगा। जी, कोई बोलना चाहता है? जवाब क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? कुछ अंदाज लगा सकते हैं यदि आप इजाजत दें? जी बिल्कुल। ये संगठन से जुड़ा हुआ प्रश्न मुझे लग रहा है, तो इसमें सबसे पहले तो संगठन क्या होता है इसकी परिभाषा कैसे, प्रशासन अपने निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो संरचना का निर्माण किया जाता है उसे संगठन कहते हैं। जो संगठन के जो 5 तत्व होते हैं, जैसे संरचना, तकनीकी, व्यक्ति और बाह्य वातावरण, तो इसमें वही कहा जा रहा है कि संगठन और वातावरणीय अंतर संबंध से है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि संगठन को जो बाहरी वातावरण प्रभावित करता है, संगठन बाहरी वातावरण से प्रभावित होता भी है और उसे प्रभावित करता भी है। दोनों के बीच में जो संबंध है यहाँ चर्चा करनी है। उदाहरण हम वर्तमान का दे सकते हैं। कोविड-19 का दौर चल रहा है, कोई जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसके अनुसार प्रशासन एक्टिव है, क्या योजनाएं बनानी चाहिए। प्रशासन मतलब उससे प्रशासन प्रभावित भी हुआ है और इसको भी प्रभावित करता है। ठीक है, वेरी गुड। और कोई कुछ बोलना चाहता है? ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई? चलिए मैं बताता हूँ। जैसा आप देख रहे हैं पर्यावरण विज्ञान इकोलॉजी, हमने अभी इस बैच में भी चर्चा की है और जो लोग पीछे पढ़ चुके हैं वो भी जानते हैं। इकोलॉजिकल अप्रोच या पारिस्थितिक दृष्टिकोण पर बेस्ड प्रश्न है। मूल जो इसका डिमांड है वो है पारिस्थितिक दृष्टिकोण या
इकोलॉजिकल अप्रोच। पर्यावरण विज्ञान मतलब वही परिस्थितियां का संबंध संगठन और उसके वातावरणीय अंतर संबंध से है। हमें प्रशासन और परिस्थिति के जो आपसी संबंध होते हैं इकोलॉजिकल अप्रोच के आधार पर उनकी चर्चा करनी है कि कैसे परिस्थितियां प्रशासन को प्रभावित करती हैं, कैसे प्रशासन परिस्थितियों को प्रभावित करता है, दोनों की इंटर रिलेशनशिप या उनके आपस के संबंध क्या है। तो हम आंसर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले दिखाएं हम कि प्रशासन और संगठन क्या होता है। तो प्रशासन संगठन का अर्थ लिखें पहले हम, तब उसके बाद हम चर्चा करें इस बात की कि प्रशासन और संगठन के स्वरूप को समझने के लिए बहुत सारे दृष्टिकोणों का प्रतिपादन किया गया है, जिनमें एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण पारिस्थितिक दृष्टिकोण या इकोलॉजिकल अप्रोच है। और फिर हम दिखाएं कि ये इकोलॉजिकल अप्रोच होती क्या है। तो सबसे पहले हमने अर्थ दिखा दिया प्रशासन का, संगठन का, फिर हमने अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा करते हुए मेनली पारिस्थितिक दृष्टिकोण क्या होता है प्रशासन के संदर्भ में उसकी बात कर ली। प्रशासन और परिस्थितियों के पारस्परिक प्रभावों का अध्ययन, ज़्यादा है तो चित्र बना दिया। देखिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, दो सर्किल बनाते हैं। अंदर वाले सर्किल में लिखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, बाहर वाले सर्किल में लिखते हैं इकोलॉजी। दोनों को एरो के द्वारा जोड़ के दिखाते हैं इनकी म्यूचुअल रिलेशनशिप या कैसे ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और तब उसके बाद अब हम आए कि प्रशासन की परिस्थिति क्या है। तो उसमें सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति, धार्मिक सांस्कृतिक परिस्थिति, और एक एक करके ये सारी परिस्थितियां प्रशासन को कैसे प्रभावित करती हैं, अब हम उसकी चर्चा करें। हम दिखाएं प्रशासन और सामाजिक परिस्थिति। भारतीय समाज में जाति प्रथा है, इसलिए प्रशासन में आरक्षण है। तो देखिए समाज ने प्रशासन को प्रभावित किया बड़ी मात्रा तक। समाज में गरीबी बेरोजगारी की समस्या है, इसलिए प्रशासन में भ्रष्टाचार है। समाज ने प्रभावित किया बड़ी मात्रा तक प्रशासन को। तो हमें अब ये दिखाना है कि सामाजिक परिस्थितियां कैसे प्रशासन को प्रभावित करती हैं, आर्थिक परिस्थितियां कैसे प्रभावित करती हैं, राजनीतिक परिस्थितियां, धार्मिक सांस्कृतिक परिस्थितियां, भौगोलिक जलवायु संबंधी परिस्थितियां। अब इन सब के हम प्रभाव दिखाएं प्रशासन के ऊपर। और तब उसके बाद जो एक और महत्वपूर्ण बात यहां आपको चर्चा करनी है थोड़ा सा FW रिक्स की। प्रशासन के ऊपर परिस्थिति के प्रभाव का अध्ययन बताने में FW रिक्स का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेशली विकासशील देशों की परिस्थितियां कैसे वहां के प्रशासन को प्रभावित करती हैं, इस बारे में रिक्स ने काफी विस्तार से चर्चा की है और अपनी कई थ्योरीज या सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। प्रिज्मेटिक सोसाइटी एंड साला मॉडल हम पढ़ते हैं, जिसमें रिक्स ने बताया कि कैसे परिस्थितियां प्रशासन को प्रभावित करती हैं। तो हमें FW रिक्स की भी चर्चा करनी है और तब जाके कंक्लूड कर देना है आंसर। तो इतनी बातें आपके आंसर में होनी चाहिए। ये बातें आपने लिखी हैं तो आपको 50 में से जितने मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं उतने मिलेंगे। BPSC में जो लोग अच्छे आंसर लिखते हैं 200 प्लस नंबर उनको मिलते हैं 300 में से, मतलब ऑन एन एवरेज देखें आप तो 35 प्लस नंबर। अगर ये इतनी बातें आपके आंसर में हैं तो जरूर आ पाएंगे। तो ये पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न स्क्रीन पे है आपके सामने, देखिए। प्रश्न है, क्या आप समझते हैं कि बेवर का नौकरशाही प्रारूप बदलते समय की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में
असफल रहा है? यदि असफल रहा है तो क्यों? डू यू थिंक दैट द Bavarian model of bureaucracy is failed to fulfill the needs of changing era? If failed, why? 50 अंक, 600 शब्द। बताना चाहते हैं जो भी बता सकते हैं कि उनके अकॉर्डिंग क्या बातें शामिल करेंगे वो आंसर में। हाँ बिल्कुल, मैं तो 3 बार 10 बार अभी तक आज्ञा दे चुका हूं, अब क्यों परमिशन ले रहे हैं? मैं तो खुद बोल रहा हूं कि भाई पहले आप लोग बताएं फिर मैं बताऊंगा, तो बताइए। नकारात्मक चित्र दिखाएंगे कि इस आधार पे इसका आलोचना होता है। जैसे कि इसमें कई विद्वानों ने इसे आदर्श मॉडल माना है। तो कई बार इसमें पद तूफान के कारण लाल सीताशाही ऊंच नीच की भावना आदि में बढ़ोतरी होती है आदि आदि। लेकिन हम लोग को अंतिम में प्रासंगिकता में ये भी दिखाना पड़ेगा कि इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है वर्तमान समय में, और इसको हर जगह भी अपनाया जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और लोग कोई बताना चाहते हैं तो बताएं। जी विकास की देशों में किसी योग्यता पे आधारित है और पदोन्नति तो उसकी जो मतलब जो ड्राबैक है उसको भी तो मतलब दिखेंगे। और लास्ट में तो यही है कि ऐसा नहीं है कि कोई नौकरशाही मतलब कोई वो है मतलब कोई भी वर्तमान खराब नहीं है, बस ये कि उसको लागू करने में जो हमारी समस्या है। ठीक है, वेरी गुड। और चलिए ठीक है, हम बताते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, क्या आप समझते हैं कि वेबर का नौकरशाही प्रारूप बदलते समय की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असफल रहा है? यदि असफल रहा तो क्यों? मैंने आपसे चर्चा की थी टेल वर्ड, हाउ टू अंडरस्टैंड टेल वर्ड्स, और मैंने ये सारे देखिए लगभग आपसे जिन लोगों ने वो क्लास की है, नहीं तो यूट्यूब पे भी वीडियो देखा है, तो मैंने ये सब बताए थे कि डिस्कस में क्या बातें शामिल करनी होती हैं, क्या आप समझते हैं, आपकी क्या राय है, इस तरह के प्रश्नों में हमें क्या करना होता है। तो हमने बताया था कि हमें दोनों पक्ष दिखाने होते हैं। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि असफल है तो क्यों, हमें यह भी दिखाना होगा कि असफल नहीं है मतलब सफल है, तो हमें दोनों व्यू यहाँ दिखाने होते हैं। मेनली जो प्रश्न की डिमांड है वो है कि हमें वेबर के नौकरशाही मॉडल की वर्तमान समय में प्रासंगिकता क्या है, रेलिवेंस क्या है उसकी चर्चा करनी है। लेकिन चूंकि फुल लेंथ क्वेश्चन है तो इसलिए हम शुरुआत करेंगे नौकरशाही के अर्थ से। हम दिखाएंगे कि नौकरशाही क्या होती है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी, उसकी चर्चा की जाएगी। तो उसमें दिखा दें थोड़ा सा। ब्यूरोक्रेसी शब्द है, ब्यूरो प्लस क्रेसी 2 शब्दों से मिलके बना है। ब्यूरो का मतलब क्या है, क्रेसी का मतलब क्या है, शब्दार्थ हो गया, फिर भावार्थ क्या है ब्यूरोक्रेसी का। मैक्स वेबर ने कहा है नियुक्त किए गए अधिकारियों का समूह नौकरशाही है, तो मैक्स वेबर की हम बात कर लें और वहीं से फिर हम आ जाएं कि मैक्स वेबर दुनिया में पहले ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने नौकरशाही को नकारात्मक की जगह सकारात्मक अर्थ में प्रस्तुत किया था। जनरली नौकरशाही एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। मैक्स वेबर दुनिया के पहले ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने उसे पॉजिटिव स्वरूप में प्रस्तुत किया था।
और उसी संदर्भ में फिर उन्होंने आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही के आदर्श मॉडल का प्रतिपादन किया था। देन हम बेवर का जो कंट्रीब्यूशन है आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी उसकी चर्चा करें संक्षेप में। हम थोड़ा सा उनका सत्ता का सिद्धांत बताएं, शक्ति सत्ता का अंतर बताया उन्होंने, सत्ता के 3 प्रकार बताए, वैधानिक सत्ता का प्रतिरूप नौकरशाही को बताया, उसकी कुछ विशेषताएं बताई। संक्षेप में हम उसकी चर्चा कर लें कि बेवर का ब्यूरोक्रेसी मॉडल क्या था। जब तक हम बेवर का ब्यूरोक्रेसी मॉडल नहीं बताएंगे तब तक ये बताना कठिन होगा कि वो आज कैसे प्रासंगिक है या प्रासंगिक नहीं है या क्या स्थिति है। तो हम उनके मॉडल की चर्चा करें और तब फिर हम आए इस बात पे कि बेवर ने नौकरशाही का जो मॉडल दिया, जो विशेषताएं बताई, वर्तमान समय में उनमें से कौन सी विशेषताएं किस हद तक उपयोगी हैं और कौन सी उपयोगी नहीं हैं। मतलब वर्तमान समय में सिद्धांत की प्रासंगिकता क्या है। हमें यहाँ आलोचनाएं नहीं करनी है, हमें वर्तमान समय में प्रासंगिकता दिखानी है। कुछ बातें जो उपयोगी हैं वो भी, कुछ बातें जो उपयोगी नहीं हैं वो भी। जैसे बेवर ने कहा था कार्य विभाजन पर आधारित होना चाहिए नौकरशाही को। आज इतना एलपीजी साइंस टेक्नोलॉजी का ज़माना है, काम इतने तकनीकी जटिल हो रहे हैं कि हमें प्रशासन में आज भी विशेषज्ञता की ज़रूरत है और उसके लिए कार्य विभाजन की ज़रूरत है। तो बेवर क्या वो विशेषता आज भी उतनी उपयोगी है, लेकिन बेवर ने कहा था पथ सोपान या हायरार्की। और आज हम देखते हैं कि हमें फास्ट, फोकस्ड, फ्रेंडली, फ्लेक्सिबल होके काम करना है, हायरार्की की कमी होती है, रेड टेपिज्म या लाल फीताशाही कामों में विलंब होता है। पथ सोपान जैसे नियमों की प्रासंगिकता आज कम हुई है। हम सीधे सपाट संगठन स्थापित कर रहे हैं, पथ सोपान में स्तर कम कर रहे हैं। तो हमें बेवर के सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं वर्तमान समय में कौन उपयोगी है, कौन नहीं है, कितना उपयोगी है, वर्तमान एग्जाम्पल्स के साथ उसकी चर्चा करनी है और तब फिर कंक्लूड करना है आंसर। निष्कर्ष यही दिखाना है कि कुछ बातों की प्रासंगिकता घटी है, कुछ की प्रासंगिकता उतनी है या बढ़ गई है। मिला जुला के निष्कर्ष यही है कि बेवर का जो सिद्धांत है वो एक आवश्यक बुराई है। हमें पता है कि उसमें कुछ कमियां हैं, हमने उसके अल्टरनेटिव को भी आजमाया है, बाजार की भूमिका, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, लेकिन उनमें भी कमियां हैं। तो हम पूरी तरह से बेवर के सिद्धांत को छोड़ पाने की स्थिति में नहीं हैं। तो ये आज एक आवश्यक बुराई के रूप में बना हुआ है। हमें इस तरीके से कंक्लूड कर देना। तो दोनों पक्ष हो जाएंगे उसमें कि सफल भी है और सफल नहीं भी है। मतलब कुछ बातें उपयोगी हैं, कुछ की उपयोगिता कम भी है। तो ये 2 नंबर प्रश्न हो जाएगा। आगे बढ़िए। 3 नंबर प्रश्न स्क्रीन पे है आपके सामने। 3 नंबर प्रश्न है, दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने देश में सरकार के सभी स्तरों पर सक्रिय, उत्तरदायी, जवाबदेह, अविरत और कार्यकुशल प्रशासन लाने हेतु कौन से सुझाव किए हैं? What measures are suggested by the Second Administrative Reforms Commission as to achieve a proactive, responsive, accountable, sustainable and efficient administration for the country at all levels of the government? 600 शब्द, 50 अंक। बताइए जो लोग बताना चाहते हैं। बिल्कुल। और कोई कुछ इसमें ऐड करना चाहता है अपने विचार? नहीं, बस ये तो सर बिल्कुल सही बात है कि फैक्चुअल प्लस है इसमें जो ये प्रशासनिक सुधार आयोग
हाँ बिल्कुल सही बात है। ये प्रश्न फैक्चुअल प्रश्न है। सेकेंड ARC के सुझाव पूछे गए हैं प्रशासन को सुधारने के लिए, उन्हीं की हमें चर्चा करनी है। लेकिन जैसा हम देख रहे हैं कि फुल लेंथ प्रश्न है, एक भूमिका भी चाहिए है, एक निष्कर्ष भी चाहिए है। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस प्रश्न की कि प्रशासनिक सुधार क्या होते हैं और क्यों जरूरी होते हैं उनसे। तो आंसर में सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये दिखाना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या हैं, प्रशासनिक सुधारों का अर्थ और उनकी आवश्यकता। संक्षेप में इस बात की चर्चा करनी है। जब हम परिवर्तित परिस्थिति के अकॉर्डिंग प्रशासन की संरचना, तकनीक और व्यवहार में सुधार करते हैं तो उसे प्रशासनिक सुधार कहते हैं। भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में वेलफेयर स्टेट और गुड गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में प्रशासनिक सुधारों की व्यापक जरूरत होती है। थोड़ा सा हमें उसकी चर्चा कर लेनी है। जनता का समावेशी विकास करना है, हर आंख से आंसू पहुंचना है, जनता की अपेक्षाओं पे खरे उतरना है। इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है कि प्रशासन को सुधारा जाए। विकास प्रशासन या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को व्यवहार में लागू करने की एक अनिवार्य ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो हमें संक्षेप में सुधारों की आवश्यकता बतानी है। तब उसके बाद पैरा चेंज करें, हम अब दिखाएं कि भारत में प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता को देखते हुए हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं। तो फिर उसके बाद आपको आना है थोड़ा सा भारत में प्रशासनिक सुधारों के जो प्रयास हुए हैं उनकी संक्षेप में चर्चा करते हुए आ जाना है सेकेंड ARC या द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के ऊपर। दिखा दें हम कि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य को अपनाया गया, विकास प्रशासन को अपनाया गया। फर्स्ट पैरा से ही बस ऐड हो जाएगा। तो उसके लिए प्रशासनिक सुधारों की जरूरत हुई और स्वतंत्रता के बाद से ही हमारे देश में बहुत सारे प्रयास किए गए। पॉल एपलबी, संथानम समिति, फर्स्ट ARC, सरकारी आयोग, बस एक एक लाइन कॉमा कॉमा करके दिखाते हुए और आ जाना है कि उसी कड़ी में 2005 में हमारे देश में सेकेंड ARC बनाया गया वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में। हमें संक्षिप्त परिचय दे देना है सेकेंड ARC का कि 2005 से 2009 तक उसने काम किया, 15 रिपोर्टें सौंपी अलग अलग विषयों के संदर्भ में। क्या रिपोर्टें थी बता दें हम। फर्स्ट रिपोर्ट RTI, फोर्थ रिपोर्ट एथिक्स इन गवर्नेंस, इसी तरह से जो 15 रिपोर्टें आई हैं, जितनी याद हैं आपको कुछ बता दें, सारी बता दें। बहुत अच्छी बात है, फैक्चुअल है चूंकि हमने कहा ये प्रश्न। और बस फिर उसके बाद शुरू हो जाना है अब कि जो उन 15 रिपोर्टों की प्रमुख सिफारिशें, अब आपको जितनी जहां याद है, मैं पीछे बताता रहा हूं हमेशा क्लास में कि आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो IAS हो, UP हो, बिहार हो। चूंकि सबसे रिसेंट और बड़ा काम यही था हमारे देश का भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के फील्ड में, तो इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सेकेंड ARC के जो प्रमुख सुझाव हैं प्रशासन को सुधारने के लिए, बस अब आपको उसके बाद वो सुझाव लिखने हैं उन 15 रिपोर्टों की मुख्य बातें जितनी आपको याद, और लास्ट में बस फिर कंक्लूड कर देना है। बहुत सारी सिफारिशें सरकार ने पिछले 10 साल में लागू की हैं, प्रयास कर रही है सरकार धीरे धीरे, बहुत सारे हम आगे भी करेंगे लागू। तो आपको कंक्लूड कर देना इस तरीके से। तो ये 3 नंबर प्रश्न हो जाएगा जिसकी डिमांड है कि फैक्चुअल ज़्यादा होगा। याद किया है आपने सेकेंड ARC की प्रमुख सिफारिशों को, तो इस आंसर को आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। प्रश्न है, प्रशासनिक व्यवहार शास्त्र में हर्बर्ट साइमन के योगदान का
परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ हर्बर्ट साइमन इन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। 600 शब्द, 50 अंक। बताइए जो लोग बताना चाहते हैं। बताना चाहता है कोई प्रश्न का जवाब? वेरी गुड। ठीक है, और कोई? वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल बस यही आंसर है कि इसमें देखिए आप प्रशासनिक व्यवहार शास्त्र में हर्बर्ट साइमन के योगदान का परीक्षण। तो अक्सर हम आपको बताते हैं, हमने पीछे चर्चाएं भी की थी, यूट्यूब पे भी वो बहुत सारे वीडियो की कीवर्ड तो एक है प्रशासनिक व्यवहार शास्त्र, फिर हर्बर्ट साइमन का योगदान और फिर टेल वर्ड है परीक्षण। तो शुरुआत हम बिल्कुल यहीं से करें कि प्रशासनिक व्यवहार होता क्या है। संगठन में, प्रशासन में कार्यरत जब हम कार्मिकों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो उसे प्रशासनिक व्यवहार कहा जाता है। दो आधारों पर अध्ययन होता है, एक इंडिविजुअल बिहेवियर, दूसरा पूरे ग्रुप का बिहेवियर, समूहगत व्यवहार और व्यक्तिगत व्यवहार। बिहेवियरल अप्रोच या व्यवहारवादी सिद्धांत आया है जिसने व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया है। मोटिवेशन, मोराल, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, बहुत सारे पहलू हैं व्यक्ति के व्यवहार से जुड़े हुए जिनकी स्टडी करते हैं। मोटिवेशन पढ़ते हैं तो व्यक्तिगत व्यवहार होता है, मोराल की बात होती है तो समूहगत व्यवहार होता है। तो फर्स्ट पैरा में शुरुआत हम इन चीज़ों की करेंगे कि प्रशासनिक व्यवहार क्या होता है ये बताएंगे, और फिर सेकेंड पैरा में हम आ जाएंगे कि इसी जो प्रशासनिक व्यवहार के अध्ययन या व्यवहारवादी सिद्धांत में हर्बर्ट साइमन एक प्रमुख विद्वान हैं, बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है उनका। अब हम साइमन के योगदान की चर्चा करेंगे। 1945 में उनकी किताब ही आई थी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर या प्रशासनिक व्यवहार के नाम से। 1946 में उनका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की कहावतें के नाम से। हमें अब साइमन का जो कंट्रीब्यूशन है डिटेल उसकी चर्चा करनी है। सबसे बड़ा योगदान उनका डिसीजन मेकिंग के फील्ड में है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मैन थ्योरी या प्रशासनिक प्राणी प्रतिमान दिया था, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ ओवरऑल साइमन का कंट्रीब्यूशन पूछा गया है तो डिसीजन मेकिंग थ्योरी के अलावा भी साइमन के कई सारे योगदान हैं। जैसे एक वही योगदान है कि उन्होंने संगठन के नियमों को कहावतें कहा, हमें वो दिखाना है। साइमन ने निर्णयन में कंप्यूटर के प्रयोग की बात की, हमें वो दिखाना है। साइमन ने सत्ता की स्वीकृति विचारधारा एक्सेप्टेंस थ्योरी दी है, हमें वो दिखाना है। साइमन ने संगठन को 3 परतों वाला केक बताया है, वो क्या थ्योरी हमें दिखाना है। साइमन ने औपचारिक अनौपचारिक संगठन को एक दूसरे का पूरक माना है, वो दिखाना है। कहने का मतलब कि डिसीजन मेकिंग तो मेन है, तो चर्चा करनी है डिटेल, लेकिन जो साइमन के अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको भी दिखाना है।
और तब उसके बाद परीक्षण। परीक्षण का मतलब मैंने आपको पीछे बताया है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ों की चर्चा करनी है। साइमन का जो कंट्रीब्यूशन है उसके सकारात्मक पक्ष क्या हैं, उसके नकारात्मक पक्ष क्या हैं दिखाना है, और तब फिर वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता की चर्चा करते हुए कंक्लूड कर देना है। तो इस तरीके से यह 4 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगला देखें। 5 नंबर प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने। उचित परिणामों की प्राप्ति हेतु लोक नीति निर्धारण और कार्यान्वयन का परस्पर पूरक होना जरूरी है, स्पष्ट कीजिए। पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन आर कंप्लीमेंट्री विद ईच अदर फॉर इट्स प्रॉपर आउटकम्स। एक्सप्लेन। 600 शब्द, 50 अंक। बताइए। सबसे पहले तो लोक नीति को डिफाइन करेंगे। लोक नीति लोक नीति को डिफाइन करके बताएंगे कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य के द्वारा जो नियम आदि बनाए जाते हैं उनको लोक नीति कहते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि लोक नीति निर्धारण और कार्यान्वयन का परस्पर पूरक होना जरूरी है। इसमें वही लिखना है कि अच्छी से अच्छी नीति बन जाए, यदि उसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से न हो तो फिर उस नीति का कोई मतलब नहीं रहता। और लोक नीति को लागू करने की जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर होती है। तो लोक नीति का बढ़िया से कार्यान्वयन हो तभी वो लोक नीति सफल हो सकती है। जिस उद्देश्य के लिए उसको बनाया गया था उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए दोनों के बीच अंतर संबंध का होना जरूरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इसके लिए मतलब कैसे पूरक हैं, 2-4 पॉइंट अगर उस समय दिमाग में जो आएंगे उसको लिखा जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। और भूमिका में लोक नीति को परिभाषित करेंगे और फिर आगे लोक नीति निर्माण और क्रियान्वयन क्रियान्वयन सबको मजबूत होना चाहिए। कोई भी लोक नीति जब तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक क्रियान्वयन सबको मजबूत नहीं हो। विकासशील देश में और इसको नवीन उदाहरणों के द्वारा समझा सकते हैं। जैसे कोरोना का अभी काल चल रहा है तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा कहा गया कि लॉकडाउन का पालन हो या अनलॉक की प्रक्रिया चालू की हो। जिला प्रशासन में कलेक्टर के द्वारा अनलॉक की जो प्रक्रिया है उसको चरणबद्ध तरीके से मतलब स्थानीय परिस्थिति के अनुसार देखते हुए चलाया जा रहा है, खोला जा रहा है। ये क्रियान्वयन पक्ष मजबूती, उद्योग और संचार भी चलते रहे और संक्रमण का स्तर भी नीचे रहे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आंसर बताया है दोनों लोगों ने। बिल्कुल यही आंसर लिखना है। उचित परिणामों की प्राप्ति हेतु लोक नीति निर्धारण और कार्यान्वयन का परस्पर पूरक होना जरूरी है, स्पष्ट करना है, हमें एक्सप्लेन करना है। तो बिल्कुल शुरुआत हम यहीं से करेंगे। सबसे पहले हम दिखाएंगे कि लोक नीति होती क्या है। सरकार या प्रशासन के द्वारा जो भी निर्धारित उद्देश्य उनकी प्राप्ति के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है, नियम कानून तय होते हैं, ये तय किया जाता है कि भविष्य में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसको हम लोक नीति कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार बहुत सारी नीतियां बनाती है। सबसे रिसेंट आप देखें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति आई है। तो हम दिखा दें कि लोक नीति होती क्या है, उसकी ज़रूरत क्या होती है, लोक नीति की अर्थ, उसकी आवश्यकता की बात करें हम। फर्स्ट पैरा, सरकार की कुछ नीतियों के नाम लिखते हैं उदाहरण के तौर पर। जैसे हमने कहा सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे रिसेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। बाकी तो मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, स्वास्थ्य नीति, खेल नीति, तो दुनिया भर की नीतियां सरकार बनाती है। सेकेंड पैरा में हम दिखाएं लोक नीति की प्रक्रिया क्या होती है।
तो हम दिखाएं कि लोक नीति प्रक्रिया 6 चरणों से होकर संपन्न होती है, जिसमें सबसे पहला चरण होता है निर्माण, दूसरा चरण होता है लोक नीति का ज्ञान, तीसरा होता है लोक नीति का विश्लेषण, चौथा होता है क्रियान्वयन, पांचवा होता है परिवीक्षण मॉनिटरिंग, छठा होता है मूल्यांकन एवेल्युएशन। तो हम दिखाएं कि 6 चरण होते हैं लोक नीति प्रक्रिया के, और वहीं से फिर हम उठा लें जो प्रश्न की डिमांड है कि निर्माण और क्रियान्वयन 2 महत्वपूर्ण चरण हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नीति के निर्माण का मतलब होता है एक सही विचार, और नीति के क्रियान्वयन का मतलब होता है उसका सही व्यवहार। हमेशा कहा जाता है विचार और व्यवहार एक दूसरे के पूरक होते हैं। विचार अच्छे हैं लेकिन अगर हम उन्हें व्यवहार में लागू नहीं कर रहे तो बेकार है, और बिना विचारे व्यवहार कर रहे तब भी दिक्कतें हैं। तो जरूरत होती है सही विचार की और फिर समय पर उसके सही व्यवहार की। तो हम यहाँ थोड़ा सा दिखा दें उसमें कि कैसे विचार व्यवहार या निर्माण और क्रियान्वयन पूरक होते हैं शुरू में, और तब उसके बाद फिर अब हम निर्माण क्या होता है उसे डिस्कस करें। निर्माण की क्या प्रक्रिया होती है, किन बातों को ध्यान रखना होता है, दिखाएं एक पैरा में। फिर अगले पैरा में उसी तरीके से क्रियान्वयन की प्रक्रिया क्या होती है, उसमें किन बातों को ध्यान रखना होता है वो दिखाएं, और तब उसके बाद अगले पैरा में अब हम उदाहरण के साथ दिखाएं इनकी पूरकता। उदाहरण अगेन अब आप कोरोना का डाल सकते हैं, आप शिक्षा नीति का, या जो भी आपकी मर्जी है आप उदाहरण डिस्कस कर लें, और तब लास्ट में उस पर निष्कर्ष हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा कि अच्छी नीतियां, अच्छा क्रियान्वयन होता है तो बेहतर उद्देश्य प्राप्त करती हैं, और अदरवाइज नहीं। नरेगा वगैरह कितनी अच्छी योजनाएं थीं लेकिन उतनी सफल नहीं हुई हमारे देश में। कारण नोटबंदी से लेके बहुत सारी योजनाएं, उज्ज्वला योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, बहुत सारी योजनाएं, बहुत अच्छी योजनाएं, नीतियां हैं, उतनी सफल नहीं हैं। कई हैं सफल, कई नहीं हैं, कम हैं। कहाँ दिक्कतें हैं? क्रियान्वयन की ज़्यादा समस्याएं हैं। तो आप कंक्लूड कर दें कि इन दोनों की पूरकता कितनी जरूरी है उद्देश्य प्राप्ति के लिए। ये 5 नंबर प्रश्न हो जाएगा। अगला देखिए 6 नंबर प्रश्न स्क्रीन पे है आपके सामने। प्रश्न है, भारत में बजट तैयार करने की प्रक्रिया का मूल्यांकन कीजिए। एवेल्युएट द बजटरी प्रोसेस इन इंडिया। 600 शब्द, 50 अंक। बताइए। इसमें भी बजट को डिफाइन करना है क्या है, और बाकी सब मतलब भारत के बजट से क्या क्या करेंगे, और इसका जो बजट के जितने प्रोसेस है, जितनी प्रक्रिया है उसका उल्लेख करते हुए उसके सकारात्मक और नकारात्मक बिंदु को लिखते हुए और उसमें जो सुझाव है उसको भी कंक्लूड करेंगे। ठीक है, बढ़िया। कोई और? पहले तो बजट को डिफाइन करेंगे। सरकार के वित्तीय विवरण को बजट कहते हैं। सरकार का जो आगामी वर्ष का ये विवरण होता है, यानी आय और व्यय का जो एक अनुमान होता है उसको बजट कहते हैं। और इसमें प्रश्न में जो टेल वर्ड है वो मूल्यांकन कीजिए। तो सबसे पहले तो मूल्यांकन वाले शब्द में आपको महत्व बताना है। तो बजट के कई चरण हमने पढ़े हैं कि वो 7-8 महीना पहले से शुरू हो जाता है। कैसे राज्यों के पास वित्त मंत्रालय के द्वारा एक फॉर्मेट भेजा जाता है, फिर राज्य अपने फॉर्मेट को जिला में भेजते हैं। जिला में एक ट्रेजरी ऑफिस होता है, उसमें कोई अधिकारी होते हैं, पदनाम में बता रहा हूँ। वहाँ से इसकी प्रक्रिया मतलब एक तरीके से शुरू होती है। वो अपने विभाग, सारे विभाग अपना अपना अनुमान राज्य को भेजते हैं। फिर उल्टी प्रक्रिया शुरू होती है, मतलब केंद्र से राज्य को और राज्य से केंद्र को। और इसके जो डिफरेंट चरण है उन चरणों की चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर कहाँ से चरण है, अभी एग्जैक्ट दिमाग में नहीं आ रहा है, उसकी चर्चा करेंगे। और महत्व
मानना पड़े, 10 में क्यों मानते? ठीक है, बिल्कुल। जी हाँ, बताइए। उसके बाद बजट प्रक्रिया के 5 चरण जो होते हैं ना उनको लिखेंगे, जैसे बजट का निर्माण या तैयारी, संसद द्वारा स्वीकृति, बजट का क्रियान्वयन, लेखांकन एवं लेखापरीक्षण। इन सबको करने के बाद इसमें मतलब पारिस्थितिक के अनुकूल जो परिवर्तन होते हैं उनको। ये बजट शब्द का अर्थ लिखेंगे, फिर ये भारत के परिप्रेक्ष्य में लिखेंगे, बजट कैसे उसकी प्रक्रिया है उसके बारे में लिखेंगे सर। और जो मंत्रालय है जितनी वो अपना ब्यौरा देते हैं कि उन्हें कितना जरूरत है उसके बारे में, जो अपनी सलाह देते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के जो राज्य हैं वो उन्हें कितना खर्च है, कितना खर्च होगा उसमें उसका ब्यौरा भी जो वो सब हम इसमें बजट में लिखेंगे सर। मेनली सर बजट का अर्थ, ये बजट कब आया उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ एक तो आप देखेंगे हिंदी अंग्रेजी में थोड़ा डाउट हो सकता है। हिंदी में लिखा है बजट तैयार करने की प्रक्रिया मतलब बजट का निर्माण, जबकि इंग्लिश में लिखा है बजटरी प्रोसेस मतलब पूरी बजट की प्रक्रिया। तो थोड़ा सा यहाँ हिंदी अंग्रेजी में अंतर दिख रहा है आपको। बजट तैयार करने की प्रक्रिया मतलब बजट फॉर्मेशन प्रोसेस, लेकिन इंग्लिश में बस लिखा है बजटरी प्रोसेस, फॉर्मेशन नहीं, मतलब ओवरऑल बजट की प्रक्रिया। तो हमें इंग्लिश को ही मानना है, पूरी बजट की प्रक्रिया की चर्चा करनी है, केवल निर्माण नहीं। तो बिल्कुल जैसा आप लोगों ने बताया, अब समझदार काफ़ी हो गए आप लोग। सबसे पहले बजट का अर्थ हमें लिखना है कि बजट होता क्या है, बजट के तत्व क्या होते हैं, उनकी चर्चा करनी है। सो अब ये फिर अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि बजट का अर्थ क्या है। सरकार का आगामी वर्ष का जो आय व्यय का विवरण होता है या वार्षिक वित्तीय विवरण बजट कहलाता है। बजट का शब्दार्थ क्या है थोड़ा दिखा दें, भावार्थ क्या है थोड़ा दिखा दें। बजट के 3 तत्व होते हैं, चर्चा कर लें। और बस फिर उसके बाद आ जाएं आप सेकेंड पैरा, बजट की प्रक्रिया। बजट की प्रक्रिया के 5 चरण हैं, संक्षेप में 5 चरणों की आप चर्चा कर लें। बजट का निर्माण, फिर संसद द्वारा स्वीकृति, फिर बजट का क्रियान्वयन, फिर लेखांकन अकाउंटिंग, लेखा परीक्षण ऑडिटिंग, इन 5 की चर्चा कर लें। और तब उसके बाद फिर टेल वर्ड है एवेल्युएट या मूल्यांकन, मतलब सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष दिखाएं। तो ये पूरी बजटरी प्रोसेस है, उसके किस तरीके से हम इस प्रोसेस के माध्यम से बजट सरकार के ऊपर, उसके पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर कंट्रोल करते हैं, क्या फ़ायदे हैं इस पूरी प्रक्रिया के, और प्लस कुछ कमियां भी हैं। बहुत लंबी प्रक्रिया है, राजनीतिक हस्तक्षेप है, राजनीतिक उपकरण के रूप में यूज किया जाता है। जो जो कमियां हैं वो दिखा के और बस कुछ सुझावों के साथ हम कंक्लूड कर दें इसको। तो इस तरीके से थोड़ा जोर से बोलिए। लिख सकते हैं आप, थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं आप। निष्कर्ष वाले में ही लास्ट में आप चर्चा कर सकते हैं जो प्रोसेस चेंज हुई है, या बीच में भी आप दिखा देंगे। जब संसद में प्रस्तुतिकरण तो वहीं दिखा देंगे आप कि अभी फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन अब हम 1 फरवरी को करने लगे हैं प्रस्तुत। तो आप वहीं साथ साथ दिखा सकते हैं उन चीज़ों को। बिल्कुल 7 नंबर प्रश्न है स्क्रीन पे, खंड 2 है। अब 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय प्रशासन के विकास में कौटिल्य की भूमिका चित्रित कीजिए। पोर्ट्रे द रोल ऑफ कौटिल्य इन द एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। 600 शब्द, 50 अंक। बताइए, कोई बताना चाहता है तो। कोई नहीं बताना चाहता? हाँ बोलिए। जी हाँ बताइए। हाँ सर, ये कह रहे हैं कि इसमें तो भारतीय प्रशासन में जो पहुंचने की भूमिका है हम्म कि और
मुताबिक जॉब कर रही है, उसको थोड़ा डिफाइन करिए। ठीक है। कोटे के प्राथमिक सर ये बताएंगे सर, जैसे उसमें 505 उसमें चर्चा हुई है सर, जैसे 505 की कोटे के साथ में चर्चा भी हुई है सर, लोक कल्याणकारी राज्य की चर्चा हुई है, उसका भी हम वर्तमान में जो हमारे प्रशासन में जो उसका यूज हो रहा है सर, कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका इस तरह सर वहाँ में वर्तमान में जो प्रशासन में उसका जो हम चर्चा करेंगे। जी ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। प्रश्न एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है। कौटिल्य का योगदान लिखना है हमें। सो मौर्यकालीन प्रशासन की चर्चा करनी है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की चर्चा करते हुए दिखाना है हमें कि मौर्यकाल में पहली बार देश में एक व्यवस्थित एकीकृत साम्राज्य की स्थापना हुई थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है भारतीय प्रशासन के ऊपर। पूरा जो मौर्यकालीन प्रशासन था उसकी चर्चा करनी है, साथ में आप वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता की चर्चा भी कर सकते हैं। सो 5 स्तरीय शासन व्यवस्था था, केंद्रीय प्रशासन था, राज्य प्रांतीय प्रशासन था, विषय या आहार था, 5-10 गांव का समूह था, सबसे नीचे गांव थे, कौन से अधिकारी थे, क्या प्रशासनिक व्यवस्था थी, दिखा दें। उसके अलावा वेलफेयर स्टेट, सप्तांग विचारधारा, मंडल सिद्धांत, विदेश नीति, न्याय व्यवस्था, कार्मिक प्रशासन, उन जितनी प्रशासन की बातें की हैं कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, हम उन सब की चर्चा करें, साथ साथ थोड़ा वर्तमान समय में प्रासंगिकता। बस यही पूरा प्रश्न है 600 शब्द में, कौटिल्य का प्रशासन और साथ में वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता। तो ये 7 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न था ये, कौटिल्य की भूमिका। अगला देखिए, 8 नंबर प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने है। 8 नंबर प्रश्न है, क्या आप समझते हैं कि वर्तमान समय में नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में अपनी भूमिका निभा रही है? Do you think that the Niti Aayog is playing its role as think tank in present time? 600 शब्द 50 अंक। बताइए। अरे तो सर इस स्टेटमेंट से हम सहमति व्यक्त करेंगे कि कहीं से कोई संदेह नहीं है कि नीति आयोग थिंक टैंक की भूमिका निभा रहा है, निभा रहा है। लेकिन अब हमारे केवल स्वीकार कर लेने से बात बनेगी नहीं, तो हमें अपने इस मतलब हमने जो स्वीकार किया उसको कुछ करना पड़ेगा। तो उसमें हम कुछ ऐसे कार्यक्रमों की चर्चा करते हैं कि जो उनका नीति आयोग के ने तैयार किया है या उसके दिशा निर्देशन में उसका क्रियान्वयन हो रहा है। जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, उसमें 100 भारत के पूरे भारत में 115 जिलों का चयन किया गया है। वहाँ पर जो गरीबी है, भुखमरी है, स्वास्थ्य की समस्या है, इस प्रकार की जितनी मतलब वहाँ पर समस्याएं हैं उनका उन्मूलन करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को हेल्दी मतलब कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए कई प्रकार के रैंकिंग जारी किए जा रहे हैं। जैसे राज्यों के बीच में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जारी की जा रही है। इस प्रकार की कई और रैंकिंग जारी की जा रही है ताकि आज आपस में हेल्दी ये करें। और इस प्रकार के और भी ये भी थोड़ा सा फैक्चुअल टाइप का ही है। ठीक है। मतलब जो डायमेंशन वो मतलब प्रत्येक डायमेंशन जो गाइड करते हैं वो सारे डिटेल से लिखा जाता है। ठीक है। तो हम नीति आयोग का जो है योजना आयोग को क्या जरूरत पड़ी थी नीति आयोग को मतलब अपॉइंट करना इस विषय को, और कैसे नीति आयोग का जो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको क्या करते हैं, इसको डिफाइन करेंगे और ये कैसे थिंक टैंक के रूप में काम कर रहा है, सरकारी संवाद को मजबूत कर रहा है, तो उसको डिफाइन करेंगे सर। और इसकी पूरा स्ट्रक्चर जो है सर उसको भी बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल।
शुरुआत आपको करना है प्लानिंग और प्लानिंग कमीशन से। थोड़ा सा ये दिखाना है आपको कि प्लानिंग क्या है, क्यों ज़रूरत होती है, और हमारे देश में प्लानिंग कमीशन जो बना था वो। और तब उसके बाद फिर आपको आना है नीति आयोग के ऊपर। थोड़ा सा वहीं दिखा देंगे कि क्यों हमने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया है। तो सेकेंड पैरा में नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन की सबसे बड़ी कमी थी कि वो एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी थी। नीति आयोग को हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की संस्था के रूप में स्थापित किया है। तो अब नीति आयोग के ऊपर आ जाना है और फिर हमें बस अब बाकी सारा पूरा जो आंसर है वो नीति आयोग के ऊपर ही लिखना है। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई, क्यों हुई, नीति आयोग का संगठन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्ट्रक्चर, उसका नीति आयोग के कार्य, उसके उद्देश्य क्या हैं, इन सब की चर्चा करते हुए और फिर हमें जो काम करना है कि पिछले 5 साल में नीति आयोग ने क्या काम किए हैं वो दिखाना है और उन कामों की समीक्षा करना है। मतलब सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष लिखने हैं। 5 साल के नीति आयोग का लेखा जोखा, संक्षेप में उसके कार्य और उन कार्यों की समीक्षा कि कैसे उसने सहकारी संघवाद को बढ़ाने में योगदान दिया, प्रतिस्पर्धी संघवाद, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, या और जिस तरीके से के कार्यक्रम वो चला रहा है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वगैरह, कुछ कमियां भी। अभी तक तो बहुत सारे लोगों को क्लियर ही नहीं हो पाया है कि नीति आयोग अल्टीमेटली क्या कर रहा है, हमारे देश में कैसे कर रहा है। कहा जा रहा है कि जो पंचवर्षीय योजनाएं थी इसे उसने टुकड़ों में तोड़ दिया है। पहले एक 5 ईयर प्लान होता था, अब 3 वर्षीय, 7 वर्षीय, 14, 15 वर्षीय, क्या क्या, तो इतने सारे अलग अलग दुनिया भर के काम हो रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को तो क्लियर ही नहीं है कि नीति आयोग कर क्या रहा है अल्टीमेटली। तो जो उसकी कमियां हैं हमें उनकी भी चर्चा करनी है और लास्ट में कंक्लूड कर देना है। जी, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। योजना आयोग की भी बहुत बड़ी कमी हम ये करते थे, यहाँ भी आप कह सकते हैं उसे। चलिए अगला देख, 9 नंबर प्रश्न है स्क्रीन पे। भूमंडलीकरण के युग में भारतीय लोक उपक्रम अपने पूर्व निश्चित ध्येयों से शनै शनै दूर जा रहा है। यह विधान बिहार राज्य के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। पब्लिक अंडरटेकिंग इन इंडिया इज स्लोली गोइंग अवे फ्रॉम इट्स अर्लियर डिटरमिन्ड गोल्स इन ग्लोबलाइज्ड एरा। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार स्टेट। 600 शब्द, 50 अंक। बताएं। सरकार का जो भूमिका बदल रहा है नियंत्रक के रूप में, इसको दिखाना है। और बिहार के विशेष संदर्भ में बोला है तो सर इसमें 2-3 उदाहरण देंगे बिहार का। मुख्य रूप से जो चीनी मिल बिहार में बंद हो गए हैं, या बिजली वितरण कंपनी जो बिहार में प्रमुखता से काम करे थे उसको बंद करके निजी हाथों में दे दिया गया। इस सब का भी वेरी गुड, बहुत अच्छा। और
जी। ये संख्या को नहीं करोगे तो डिफाइन कर देंगे और लोक उपक्रम और फिर भारतीय लोक उपक्रम का मतलब उद्देश्य क्या था और ये क्यों ये मतलब सफल नहीं है, प्रेजेंट टाइम में इसके क्या नेगेटिव पॉइंट नकारात्मक इसकी वजह से मॉनिटरी ट्रेन नीति हाथ में जा रहा है, कैसे इसमें जो करप्शन वगैरह जो चीजें बताए हैं तो चीजों को लिखते हुए फिर बिहार के संदर्भ में उदाहरण की तरह इसको ठीक है, और कोई? ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ, कोई और कुछ बोल रहा है क्या? हाँ, बताइए अंजलि। तो मुझे लग रहा है कि इसमें बताना तो 1990 के दरमियान लोक उपकरणों का जो महत्व बढ़ा, मतलब तीव्र गति से इसका हम लोग रोल बैक ऑफ द स्टेट किए। उसके बाद फिर हम लोग सुनते थे कि मॉडल लोक उपकरणों पे ज़्यादा ये अपना विश्वास रखे। तो इसके बाद जो बाजार की भूमिका में वृद्धि हुआ, लोक उपकरणों की भूमिका में काफी वृद्धि हो गया था। लेकिन फिर अल्टीमेटम दिखाना होगा कि फिर भूमिका शुरुआत में तो अच्छी रही, मतलब अच्छा इन्होंने काट दिया, साथ ही वर्तमान मतलब धीरे धीरे फिर ये अपने मुद्दे पे भटकते गए, उद्देश्य इनका पूरा नहीं हुआ। आगे काफी भ्रष्टाचार में लिप्त है और फिर वही सब इनकी कमियां को बताएंगे तो बिहार के दिखाएंगे। और सर इसमें पहले तो बताएंगे कि लोक उपक्रम क्या होता है सर, उसके उद्देश्य और कार्य बताएंगे सर। फिर उसके बाद सर इसके भूमंडलीकरण के बारे में बताएंगे कि दूसरे निम्न ग्रुप के बाद कैसे इसको अप्लाई हुआ सर भूमंडलीकरण। और फिर इसके बाद हम निजी उसमें प्राइवेट सेक्टर और लोक उपकरण की अलग अलग इनकी मतलब प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर की तकनीकी कार्य कुशलता के बारे में बताएंगे सर, वित्तीय स्थिति के बारे में बताएंगे। फिर बिहार राज्य से जो वर्तमान स्थिति है सर उनसे। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे। आप बिल्कुल लोक उपक्रम क्या होते हैं, उनका अर्थ, और भारत में हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ी थी, इनकी आवश्यकता या इनका औचित्य। सरकार द्वारा जब व्यावसायिक वाणिज्यिक गतिविधियों के संचालन के लिए संस्थाएं बनाई जाती हैं तो लोक उपक्रम कहते हैं। MTNL, एयर इंडिया, BSNL वगैरह। 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, उसके तहत हमने PSUs की स्थापना शुरू की थी। क्या उद्देश्य थे उनके? वेलफेयर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में संक्षेप में उसकी चर्चा करेंगे हम। फर्स्ट पैरा हो जाएगा आपका, और फिर उसके बाद आप सेकेंड पैरा में इन लोक उपक्रमों की संक्षेप में कमियों की चर्चा करते हुए सरकार की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पे आएंगे, नई आर्थिक नीति, उसमें नई औद्योगिक नीति और LPG की नीतियां। सेकेंड पैरा में आपको ये दिखाना है कि लोक उपक्रमों की स्थापना तो की थी हमने बड़े अरमानों के साथ, लेकिन कई सारी कमियां रह गईं, उद्देश्य पूरे नहीं हुए। 91 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, हमने LPG की नीतियों पे जोर देना शुरू किया। तो ये, और फिर उसके बाद अब हमें आगे चर्चा करनी है कि इन नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा लोक उपक्रमों के ऊपर। वो प्रश्न है, भूमंडलीकरण के युग में लोक उपक्रम अपने पूर्व निश्चित ध्येयों से धीरे धीरे दूर जा रहा है, तो इसमें
दो पार्ट जिन पे आपको फोकस करना है प्रभाव में, कि एक तो हमने डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश नीति को अपनाया। अब जब लोक उपक्रम रहेंगे ही नहीं तो उद्देश्य कहां से पूरे करेंगे वो, तो एक हमें इसकी भी चर्चा करनी है। दूसरी हमें इस बात की चर्चा करनी है कि पहले लोक उपक्रमों का उद्देश्य बिफोर एलपीजी था केवल प्रभावशीलता, लोक कल्याण, जनहित, लेकिन अब हम कार्य कुशलता, मितव्ययता की भी बातें कर रहे हैं। 3E, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, इस सबसे रिलेट करते हुए कि कैसे अब इसके उद्देश्यों में भी चेंज हुआ है, अप्रोच बदली है, एनपीएम, पब्लिक चॉइस थ्योरी, इन सबसे जोड़ते हुए। तो इस डायरेक्शन में थोड़ा हमें चर्चा करनी है। तीसरा डायरेक्शन हमें दिखाना है कि अभी भी लोक उपक्रमों में कई सारी कमियां हैं और इसलिए भी उद्देश्य पूरे करने में दिक्कतें हैं। तो ये डायरेक्शन भी, मतलब हर डायरेक्शन, हर एंगल की चर्चा करनी है हमें एलपीजी के संदर्भ में, कि एक तो सरकार इनको बेच रही है, दूसरा कि उद्देश्य केवल अब वेलफेयर नहीं रह गया, हम एफिशिएंसी, इकोनॉमी पे भी फोकस कर रहे हैं, और तीसरा कि अभी भी कई सारी कमियां हैं इनमें, तो इसलिए भी उद्देश्य प्राप्ति में दिक्कतें हैं। ये सारे डायमेंशन हमें दिखाने हैं और तब उसके बाद फिर बिहार राज्य, सो जैसा बताया आप में से किसी ने कि बिहार की चीनी मिलें हैं, बिजली वितरण कंपनियां या कुछ और जो भी, तो हमें अब उसकी चर्चा करनी है क्योंकि बिहार राज्य का संदर्भ हमें दिखाना है और तब कंक्लूड कर देना है। तो देखिए इतने डायमेंशन होने चाहिए आपके आंसर में अगर आपको 35+ मार्क्स चाहिए तो। चलिए आगे बढ़ें। 10 नंबर प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने। क्या सम्मिश्रित सरकारें विकास के मार्ग में बाधा बनती जा रही हैं? उदाहरणों द्वारा चर्चा कीजिए। आर कोएलिशन गवर्नमेंट्स बिकमिंग एन impediment in the way of development. Discuss by giving the examples. 600 शब्द 50 अंक। बताइए। इसमें बताएंगे लोग, मतलब ये जो कोएलिशन गवर्नमेंट होती है उसकी जो अच्छा पक्ष है उसको भी दिखाएंगे, जो उसकी कमियां हैं उसको भी दिखाएंगे। तो कोएलिशन गवर्नमेंट के बारे में बताएंगे कि लोकतंत्र के अगर नजरिए से देखें तो कोएलिशन गवर्नमेंट ठीक है, क्योंकि मिली जुली सरकार होती है तो सबकी बात रखी जाती है, सबकी बात सुनी जाती है, सबकी मांग में मानी जाती है। और यदि सरकार कोई एक ही पार्टी अगर बहुमत से सरकार बना ले, जैसे केंद्र में अभी है, तो विपक्ष वाले चाहे कितना भी हल्ला मचाते रहें, उनकी मांगे नहीं सुनी जाती है। किसान सड़कों पर है 2-3 महीने से, लेकिन सरकार के काम पर जोर नहीं दे रहा है, क्योंकि उसे डर नहीं है कि हमारी सरकार चली जाएगी अगर बहुमत कम हुआ तो। क्योंकि कोएलिशन गवर्नमेंट है, नहीं करने के लिए तो एनडीए की सरकार है, लेकिन 303 MP खुद भाजपा के पास है। तो हम बताएंगे कि कोएलिशन गवर्नमेंट लोकतंत्र के हिसाब से ठीक है, लेकिन इसकी मतलब हम लोग को दिखाएंगे कि यदि लोग कोएलिशन गवर्नमेंट होता है तो सरकार कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पाती है। जैसे मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो कहा जाता है कि वो श्रीलंका दौरा पर जाने वाले थे, लेकिन तमिलनाडु को किसी पार्टी ने इसका विरोध किया तो उन्होंने अपना दौरा वो कर दिया। अब उस दौरे से हो सकता है कि कोई ऐसा संधि समझौता होता जिससे भारत को फायदा होता, भारत श्रीलंका के बीच रिश्ते मजबूत होते, लेकिन कोएलिशन गवर्नमेंट थी इसलिए मनमोहन सिंह को मानना पड़ा। अभी वर्तमान सरकार में देखिए अगर ये कोएलिशन गवर्नमेंट होती तो क्या जीएसटी आ पाता, क्या सर्जिकल स्ट्राइक होता, क्या एयर स्ट्राइक होता, क्या सीए यहाँ आ पाता? नहीं। अभी बिहार में देखिए कोएलिशन गवर्नमेंट बनी है, 2 छोटी-छोटी पार्टियां हैं, 4-4 विधायक है, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा है और एक वीआईपी है विकासशील इंसान पार्टी, 4-4 विधायक हैं इन दोनों के पास। लेकिन इनको डिप्टी सीएम का पद चाहिए था, अब वो ठीक है मंत्री पद के लिए
और यदि हमारे मांगे नहीं मानेंगे तो मैं अपना वापस लूंगा, और सरकार को भी डर रहेगा कि सरकार हमारी गिर जाएगी। तो एक तो इसका अच्छा पक्ष है कि सबकी मांगे मानी जाती है, लेकिन दूसरा इसका ये भी पक्ष है कि कोई सरकार बड़ा निर्णय भी नहीं ले पाती, और फिर कंक्लूजन अपना देंगे इसके बाद। ठीक है, कोई और? सर, इंडिया में ना संसदीय प्रणाली को अपनाया जो है, उसके अंतर्गत मतलब जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जनता की सरकार मतलब ज्यादा उत्तरदायी सरकार का चयन, तो इसमें थोड़ा उत्तरदायित्व कम हो जाता है, इसलिए लोकतंत्र को पूरी क्षति पहुंचती है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल आंसर जो बताया है अभी सुभाष ने, बिल्कुल वही आंसर है। देखिए, प्रश्न में है कि क्या सम्मिश्रित सरकारें विकास के मार्ग में बाधा बन रही हैं, मतलब हमें दोनों पक्ष दिखाने हैं कि बाधा बन भी रही हैं और बाधा नहीं भी बन रही हैं। तो मैंने पहले ही आपको बताया है अगेन टेल वर्ड्स में कि हमें इस तरह के प्रश्नों में दोनों पक्ष दिखाने होते हैं। पूरी तरह से ना हम ये कहेंगे कि बाधा हैं, ना पूरी तरह से ये कहेंगे कि बाधा नहीं है, हमें दोनों चीज़ें दिखानी हैं और फिर बीच का रास्ता दिखाते हुए कंक्लूड करना होता है। तो शुरुआत हम करेंगे कि गठबंधन सरकार या सम्मिलित सरकार क्या होती है, उसका अर्थ, कोएलिशन गवर्नमेंट क्या है उसका अर्थ लिखेंगे, क्यों कोएलिशन सरकारों का गठन हो रहा है हमारे देश में, हम उसकी चर्चा करेंगे। कई सारे कारण हैं गठबंधन सरकार बनने के, क्षेत्रीय दलों का बढ़ता हुआ उदय या कांग्रेस का घटता जनाधार या जो चीज़ें, तो हम उन सब की चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम गठबंधन सरकारों का इतिहास भी दिखाएंगे कि कब से गठबंधन सरकारें बन रही हैं हमारे देश में। बिहार की भी हम चर्चा करेंगे साथ में, चूँकि हम बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बिहार पर फोकस रहेगा। भले प्रश्न में लिखा नहीं है यहाँ कि बिहार राज्य का स्पेशल संदर्भ, लेकिन हम बिहार में भी गठबंधन सरकारों का इतिहास क्या है उसकी चर्चा कर लेंगे। और फिर उसके बाद हमें जो काम करना है कि गठबंधन सरकारों के फायदे भी दिखाने हैं और गठबंधन सरकारों की कमियां भी दिखानी है। बिल्कुल रिसेंट सरकार गठबंधन सरकार है, और कितना अच्छा उदाहरण है कि 117 बीजेपी और जेडीयू के पास हैं, उनकी उतनी पूछ परख ना हो जितनी बचे हुए 8 की जिनके पास 4 हैं, क्योंकि 117 में बहुमत नहीं जुटता है, उसके लिए हमें वो 4 की ज़रूरत और है, तो वो किंग मेकर हो गए हैं। महाराष्ट्र का उदाहरण दे सकते हैं आपकी 3 पार्टियों की मिलीजुली सरकार, गठबंधन सरकार, हालत देख लें, महाआघाड़ी या जो झारखंड में कई पार्टियों की मिलीजुली सरकार। तो प्रश्न में लिखा है यहाँ स्पेशली मेंशन, अब यहाँ स्पेशली मेंशन है उदाहरणों द्वारा चर्चा, तो उदाहरण आपको लेने पड़ेंगे। बिहार का तो लेना ही है, साथ में आप महाराष्ट्र झारखंड का भी ले सकते हैं, केंद्र का भी ले सकते हैं कि वर्तमान में कहने को गठबंधन सरकार है, एनडीए बहुमत अकेला बीजेपी का, पिछली सरकार यूपीए सरकार के उदाहरण आप ले सकते हैं। तो सकारात्मक पक्ष दिखाने हैं, नकारात्मक पक्ष दिखाने हैं, उदाहरणों की चर्चा करनी है, केंद्र के उदाहरण भी, राज्य के भी, बिहार के, थोड़ा बिहार के बाहर के भी, और तब फिर बीच का रास्ता अपनाते हुए कंक्लूड करना है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए तो अच्छी मानी जाती गठबंधन सरकार हैं, लेकिन कुछ इनकी कमियां हैं, उन्हें दूर करने की भी ज़रूरत है, प्रयास कर रहे हैं। तो 10 नंबर प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न देखें, स्क्रीन पे है आपके सामने। राजनैतिक तथा स्थायी कार्यपालकों के बीच संबंधों का बिहार राज्य के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उनके संबंधों से निर्णय प्रक्रिया कैसे प्रभावित होती है। क्रिटिकली एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स इन बिहार स्टेट। हाउ डज इट अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। 600 शब्द 50 अंक। बताएं। सर, इसमें राजनीतिक कार्यपालिका जैसे कि राजनीतिक राजनेताओं के जो नीति निर्माण में अपना कार्य करते हैं, स्थायी कार्यपालिका यानी कि प्रशासन जो है, उनके बीच के संबंध है, तो दोनों से पहले डिफाइन करेंगे कि इनका काम क्या है, फिर उसके बीच इनके संबंध किस तरीके से ये इसका जो प्रशासन है वो भी शासन से प्रभावित होता
और जो प्रशासन अगर जो स्थायी कार्यपालिका यानी प्रशासन है अगर वो राजनीति से प्रभावित होती है तो उनका जो मीडिया बना है उनका क्या है किस प्रकार से डिफाइन करेंगे उदाहरण के लिए और जो सकारात्मक आलोचना है सकारात्मक नकारात्मक को दिखाएंगे और सुधार ठीक है, बहुत अच्छा। और पहले शुरुआत में भूमिका में हम लोग ले सकते हैं कि 3 तरफ हम बता सकते हैं कि उस स्थल से दोनों के बीच में समन्वय का संबंध होता है, बीच में आदेश निर्देश का होता है और नीचे कर्ता और अभियान में इस तरह से और फिर बिहार के विशेष संदर्भ में बताएं कि बिहार में जो राजनीतिक जो देखा जाता है इस राजनीतिक मंत्री की सामाजिक स्थिति अलग और सचिव के सामाजिक स्थिति अलग होती है। मंत्री किसी और सामाजिक स्तर से आता है, शिक्षा स्तर भूमिका है सारे विषय होते हैं इतना ये संचार नहीं बैठ पाता है, उसका ओवरऑल जाके नीति निर्माण में और परिपालन दोनों में इफेक्ट करता है। जी सर। ठीक है, और कोई? बताएंगे कि प्रशासन और मतलब प्रशासन और जो राजनेता होते हैं यानी मंत्री और सचिव इन दोनों के बीच जो संबंध होता है तो आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, मतलब कमियां भी बतानी है और अच्छाइयां भी बतानी है। विशेष फोकस कंप्यूटर पर जो प्रश्न अपने आप में नकारात्मक होते हैं तो इसमें बताएंगे कि अच्छाई भी बताएंगे कि क्योंकि प्रशासन और मिनिस्टर राजनेता का काम क्या है, नीति का निर्माण और प्रशासन का काम है उसमें सहयोग करना, ऐसे तो सैद्धांतिक तौर पर उसे क्रियान्वित करना, लेकिन नीति निर्माण में भी इनकी भूमिका होती है। तो राजनेता जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, भले ही वो इनके इतना दक्ष न हो, प्रशासन के इतना दक्ष न हो, योग्य न हो, अनुभव न हो, लेकिन जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं। 3 लाख 5 लाख जनता उनको चुन करके भेजती है, यानी उतनी जनता का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यदि वो कोई बात कर रहे हैं तो प्रशासन को सुनना चाहिए, प्रशासन को कुछ सीख लेनी चाहिए, उसके अनुभव का फायदा उठाना चाहिए ताकि जो नीतियाँ बने वो वास्तविक हो, धरातल पर उसकी जरूरत के हिसाब से बने, तभी वो नीति सही बन ले पाएगी और अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगी। लेकिन इनकी कमियों की अगर चर्चा करें तो कई बार होता है कि अनुचित राजनेता के तरफ से अनुचित ये किया जाता है, आदेश दे दिया जाता है प्रशासन को, तो मतलब संविधान के अनुसार या कानून के अनुसार उचित न होता है, नहीं होता है, लेकिन प्रशासन को उसे मानना पड़ता है। बिहार के संदर्भ में देखें तो अभी जैसे श्वेता ने कहा, तेजी साहब का उदाहरण देखा जा सकता है कि आज रिजाइन कर रहे हैं और कल को कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, मतलब पहले ही से उस पार्टी के प्रति इनका लगाव रहा होगा। और इससे पहले अगर 90 के दशक की बात करें, लालू यादव जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस समय की एक कुख्यात घटना है, सर्वस्थित में वो मतलब भाषण देने गए हुए थे, उन्होंने वहाँ के जिलाधिकारी को उनको तो थूक फेंकना था, तो उन्होंने जिलाधिकारी को कहा कि ठिकाना हाथ में उठाओ, उस लोग उन्होंने खैनी थूका। तो ये प्रशासन का एक प्रकार से दोनों के बीच तो ये एक प्रकार का संबंध ही है, लेकिन ये गलत संबंध है कि मतलब इस तरीके से ट्रीट किया जाता है प्रशासन को राजनेता के द्वारा। तो हाँ ठीक है। चलिए, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल यही आंसर लिखने हैं। आप शुरुआत करें। सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, यहाँ से शुरुआत करें आप। तीनों के अलग अलग कार्य। जो एग्जीक्यूटिव है वो 2 तरह की, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल मतलब मंत्री, मिनिस्टर, परमानेंट मतलब सचिव, सेक्रेटरी या राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। तो फर्स्ट पैरा में हम ये दिखाएं और वहीं से बस फिर अब हम मंत्री और सचिव के संबंध या राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका के बीच के संबंधों की बात करें। किस तरह के संबंधों की अपेक्षा की जाती है,
किस तरह के संबंध हैं हमारे देश में, स्पेशली बिहार राज्य के संदर्भ में बात करनी है तो वो, इन दोनों के बीच के विवाद के कारण क्या हैं उनकी चर्चा हमें करनी है। मंत्री का काम नीति का निर्माण, सचिव का काम निर्माण में परामर्श देना, लेकिन विवाद हो जाता है। सचिव का काम क्रियान्वयन, मंत्री नियंत्रण करता है, विवाद हो जाता है। तो इनके संबंध क्या हैं, विवाद के मुद्दे क्या हैं, किस तरह के संबंधों की हम अपेक्षा करते हैं, हमें वो सब दिखाना है। और प्लस पिछले 60-70 साल के बिहार स्टेट के कुछ एग्जाम्पल हमें लेने हैं यहाँ मंत्री और सचिव संबंधों के, जैसे कुछ आप बता रहे हैं। और इसी तरह से पिछले जब से बिहार स्टेट बना है तब से लेके अभी तक कुछ ऐसे एग्जाम्पल मंत्री सचिव के संबंध, जबकि विवाद हुआ हो, लड़ाई झगड़े हुए हैं और टकराव, कुछ ऐसे। और फिर है कि आलोचनात्मक परीक्षण करना है, सकारात्मक नकारात्मक पक्ष। इस बात को हम वहीं दिखा सकते हैं, निर्णय प्रक्रिया कैसे प्रभावित होती है अलग से बाद में भी दिखा सकते हैं, चाहे तो जब हम उनके संबंधों विवादों की बात कर रहे हैं वहीं दिखा सकते हैं कि अगर विवाद होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि निर्णय प्रक्रिया का दुष्प्रभावित होना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मंत्री निर्माण करता है, सचिव परामर्श देता है। विवाद होगा, मंत्री को सचिव के परामर्शों पर भरोसा नहीं होगा, सचिव ऐसे तकनीकी जटिल परामर्श देगा जो मंत्री की समझ में नहीं आएंगे, निर्णय नहीं हो पाएंगे, सही निर्णय नहीं होंगे, समय पर निर्णय नहीं होंगे। तो पूरी तरह से मंत्री और सचिव के संबंध ही तय करते हैं निर्णय प्रक्रिया को। वही दो मेन स्तंभ होते हैं डिसीजन मेकिंग के। मंत्री जनता से चुनावी वादे करके आता है, उन वादों को पूरा करना चाहता है, सचिव वास्तविकताएं जानता है, प्रशासन में बैठा है। कई बार हो जाते हैं लड़ाई झगड़े कि मंत्री जी ने तो कह दिया कि 10 लाख रोजगार या 20 लाख या XYZ, या अब सचिव को तो पता है कि वो दे पाना संभव है कि नहीं है। मंत्री जी ने तो जब चुनाव लड़ा था वादे कर दिए थे, उन्होंने तो बड़े बड़े चुनाव जीतना था, चांद तोड़ के लाएंगे, तारे तोड़ के लाएंगे। अब वो हो पाएगा कि नहीं वो तो सचिव बताएंगे। नहीं विचार एक जैसे मिलेंगे, विवाद होगा तो हमने कहा कहाँ से डिसीजन होंगे, अच्छे डिसीजन कहाँ से होंगे, दिक्कतें होंगी। तो बस हमें ये सब चीजें दिखानी आंसर में। लास्ट प्रश्न देखें, नंबर प्रश्न है, भारत का नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक भारत की प्रजातंत्र व्यवस्था वाली सरकार की एक संरक्षक दीवार है, चर्चा कीजिए। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द बुलवार्क्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। डिस्कस करना है यहां, इस बात को ध्यान रखना है। बताएगा कोई? जी बताइए। पंचायती राज NGO को भी डालने की जरूरत है। फिर जो नियुक्ति प्रक्रिया है जिसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है, उसे कोई स्वायत्त निकाय या कॉलेजियम तरह का समिति करना चाहिए। जी ठीक है, बिल्कुल मैं कंक्लूड कर देता हूं। सिंपल प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत की प्रजातंत्र व्यवस्था वाली सरकार की एक संरक्षक दीवार है, चर्चा करनी है। मतलब इसमें हमें नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं दिखाने, डिस्कस करना है इस स्टेटमेंट को। शुरुआत करें हम CAG की संवैधानिक स्थिति से। CAG के लिए संवैधानिक व्यवस्था क्या है हमारे देश में, उसकी चर्चा हमें करनी है। CAG कौन होता है, कैसे नियुक्ति होती है,
आर्टिकल 148 से 151 तक चर्चा की गई है, तो हम वो दिखाएंगे सीएजी की संवैधानिक स्थिति। देन उसके बाद सीएजी के कार्य, शक्तियां, अधिकार क्या हैं, उनकी चर्चा करेंगे हम। और तब उसके बाद फिर हमें बस उसकी सकारात्मक भूमिका दिखानी है, संरक्षक दीवार। तो सीएजी के जो सकारात्मक पक्ष हैं, कैसे इसे जनता के धन का संरक्षक, संचित निधि का रखवाला कहा जाता है। तो एक वेलफेयर स्टेट में, लोक कल्याणकारी राज्य में सीएजी की ज़रूरत क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सीएजी की ज़रूरत क्या है, हमें दिखाना है। इसके लिए हमें लोक व्यय पे नियंत्रण की ज़रूरत की चर्चा करनी है, कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि वेलफेयर स्टेट में बहुत सारा पैसा देते हैं हम सरकार को, प्रशासन में बैठे लोगों को, क्योंकि जनता का समावेशी विकास करना है, हर आंख से आंसू पहुंचना है, उसके लिए बहुत सारे संसाधन, पैसा चाहिए। जितना ज़्यादा पैसा होता है दुरुपयोग का डर ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमें कंट्रोल करना पड़ता है। सीएजी उसी के लिए है। लोकतंत्र में ज़रूरत होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, सीएजी उसमें भूमिका निभाता है। तो सीएजी के हमें सकारात्मक पक्ष लिखने हैं, लोक कल्याण और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में लोक व्यय पर नियंत्रण की आवश्यकता की चर्चा करते हुए कुछ उदाहरण डालने हैं फिर हमें कि कैसे सीएजी ने अपनी इस भूमिका को बेहतर तरीके से निभाया है। तो कुछ रिसेंट, कुछ पुराने उदाहरण डाल सकते हैं, बड़े बड़े घोटाले जो सीएजी के द्वारा प्रकाश में लाए गए हैं। तहलका हो, ताबूत हो, बोफोर्स घोटाला हो, 2G स्पेक्ट्रम हो, कोलगेट हो, CWG घोटाला, बहुत सारे घोटाले हुए पीछे हमारे देश में, हम उनकी कुछ की चर्चा कर सकते हैं। और लास्ट में कुछ सुझावों के साथ कंक्लूड करेंगे। चूँकि चर्चा करना है तो कमियां नहीं दिखानी है, बस डिस्कस करना है स्टेटमेंट को। तो कुछ सुझावों के साथ हम लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे। तो इस तरीके से ये 12 प्रश्न थे। बीपीएससी 65th बीपीएससी मेंस का पेपर था ये, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 12 प्रश्न। अब आप जिन लोगों ने मेंस दिया है तो देख सकते हैं कि कितने नंबर आपको मिलने चाहिए। जो आंसर मैंने बताए हैं, अगर उस तरीके के आंसर लिखे हैं तो 35 प्लस ईच क्वेश्चन में आप उम्मीद कर सकते हैं, ओवरऑल 200 प्लस। और अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो अपने आप अब आप मूल्यांकन करके अभी से अपनी मार्कशीट बना सकते हैं पवेट की, कि 300 में से आपको कितने नंबर मिलने चाहिए, क्या आप आंसर लिख के आए हैं। और जब रिजल्ट आएगा, मार्कशीट्स आएंगी, तो आप देखें कि लगभग उतने ही नंबर होंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 10% प्लस माइनस। तो आज यहीं तक बीपीएससी का पेपर था ये। सो आज की क्लास यहीं रोक रहे हैं, कल आगे बढ़ाएंगे हम लोग जो हमारा टॉपिक है वो। जी हाँ, बताइए, कोई कुछ कह रहा है?